पावर परचेज एग्रीमेंट साइन करने के टाइम पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स के हाथ सारा कुछ चला गया और उनको ये था कि पॉलिटिशियंस को खुश कैसे करना है, इसलिए गलतियां हुई और उनको आज तक छुपाया जा रहा है। इस साल का फरवरी का, वी आर नाउ इन जुलाई, तो ये सब प्राइवेट वालों का असली चेहरा है। इन्होंने अपनी सुविधा देखनी है, इन्होंने स्टेट के बारे कुछ नहीं सोचना। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ आईएएस ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। पीएससीबी ने जो व्हाइट पेपर बना के भेजा सरकार को, उसमें असलियत सारी बताई गई, पर सरकार ने ये देखा कि अगर ये पेपर पब्लिक हो जाता है तो कई पॉलिटिशियंस के और कई ब्यूरोक्रेट्स के पर्दे उठ जाएंगे। पॉलिटिशियन कहे भाई मैंने तो सुधाने बिजनेसमैन से सौदा करना है और पीपीए उस हिसाब से बनाया जाए, तो फिर सारी मतलब है नजरिया बदल जाता है। इनकॉम्पिटेंट टेक्नोक्रेट होते तो ऐसे घटिया और हार्मफुल पीपीएस ना किए जाते। पर्सनली इन माय कैपेसिटी आरटीआई एप्लीकेशन डाली थी। असलियत है व्हाइट पेपर इनके पास आया पड़ा है, उसको दबा के बैठे हैं। ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਢਾਲੀਵਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੀਐਸਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ 'ਚ 35 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਦਮਜੀਤ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ। थैंक यू। ਸਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? मेरे हिसाब नाल जो पिछले सालों में गलतियां कीतियां गईयां पावर परचेज एग्रीमेंट दे साइन करने दे टाइम, उनका नतीजा हुन सामने आ रहा है। बड़े साफ सीधे तरीके नाल कवा, जहां ये प्रोसेस है मेनली टेक्निकल प्रोसेस है। ये ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टिमेट करना है ऑन वन साइड कि थोड़ा साल एवरी ईयर लोड रिक्वायरमेंट और डिमांड किस तरह बढ़ रही है, और दूसरे पास ये हिसाब लगाना है कि पावर जनरेशन कैपेसिटी किस हिसाब नाल ऐड करनी है, और इन दोनों को मैच करने का मेन इशू है। मेरा समझना ये है कि पावर इंक्रीज के फिगर्स तो थे, पावर परचेज एग्रीमेंट साइन करने के टाइम मेरे हिसाब नाल कि पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स के हाथ सारा कुछ चला गया और उनको ये था कि पॉलिटिशियंस को खुश कैसे करना है, इसलिए गलतियां हुई और उनको आज तक छुपाया जा रहा है। एक दो एग्जांपल्स मैं दे दूं। जी जी। क्या मेन फीचर ये है, थोड़ा टेक्निकल है पर समझना जरूरी है। पावर पर 2 पार्ट टैरिफ होता है, 2 पार्ट, 2 हिस्सों में जी। जो 600 मेगावाट का यूनिट का आप अग्रीमेंट कर रहे हो, 660 मेगावाट के यूनिट का, उसके 2 हिस्से, एक हिस्सा होगा आपने उस यूनिट से पावर एक्चुअली मेगावाट्स में कितना लिया और उसकी एनर्जी की पेमेंट करनी होती है। दूसरा हिस्सा कैपेसिटी, अगर हम कहें आज कि मुझे इस यूनिट की जरूरत नहीं है, पर
कहेगा मैं तो 600 मेगावाट मेरी कैपेसिटी तो तैयार है, आप जी। पावर लो या ना लो, उसकी जी। कैपेसिटी तुम्हें देने पड़ेंगे। दिस इज द पार्ट ऑफ फंडामेंटल फीचर ऑफ टू पार्ट टैरिफ। अच्छा, जी। तो उसमें क्या होता रहा कि ये जनरेशन कैपेसिटी ज्यादा ऐड होगी, क्योंकि इसमें जनरेटर्स को फायदा होता है। आप ये चीज समझो कि अगर जी। खड़ी पर पैसे मिल जाए तो ऐसा इसके बढ़िया बिजनेस क्या हो सकता है। सो जी। होता ये रहा कि सपोज जनरेटर कहता है कि कल मेरा 600 मेगावाट का यूनिट तैयार है, अवेलेबल फॉर जनरेशन। इलेक्ट्रिसिटी जी। बोर्ड कहेगा कि अभी उस बिजली की जरूरत नहीं, तू यूनिट को बंद रख, पर मैं तुझे कैपेसिटी चार्ज दे दूंगा। ये जी। है व्हाट हैज हैपेंड। नाउ हुआ क्या कि पिछले सालों में ये सारा कुछ होता रहा, कैपेसिटी ज्यादा थी, बैकडाउन होती रही, बैकडाउन कैपेसिटी के ऊपर चार्जेस देते रहे। अब जी। क्या हुआ, इस साल एक यूनिट इनका ब्रेकडाउन में चला गया। हम्म। एक ब्रेकडाउन में चला गया यूनिट नंबर 3 लेरा मोहब्बत दैट तलवंडी साहबों का यूनिट नंबर 3। अब जी। जी। ब्रेकडाउन में चला गया। अब वो ये नहीं कह सकता कि मेरा यूनिट तैयार है, मुझे कैपेसिटी चार्ज दे दो। उसको चार्जेस नहीं मिलेंगे, पर मेरी तो बिजली की शॉर्टेज आ गई ना। तो दिस इज क्यों कि जब हमें बिजली की नहीं जरूरत थी, हम यूनिट बैक डाउन कराते थे, हम उसको पैसा देते थे, और जब बिजली यूनिट की जरूरत पड़ी तो वो कहता मेरा तो यूनिट डिफेक्टिव है। और वो भी मतलब है फरवरी, इस साल का फरवरी का, वी आर नाउ इन जुलाई। तो ये मतलब है प्राइवेट वालों का असली चेहरा है। इन्होंने अपना अपनी सुविधा देखनी है, इन्होंने स्टेट के बारे कुछ नहीं सोचना। एक चीज मैं ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਆਈਏਐਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਆਈਏਐਸ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੌਬੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਈਏਐਸ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਈਏਐਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? उसके बारे में एक दूसरे तरीके से जवाब दे दूं कि जब ये ऐसी कंट्रोवर्सी होती है तो जी। ये समझ में उठना है कि आप इस इशू के ऊपर व्हाइट पेपर इशू करें। और ये बार बार आवाज उठी है कि पावरकॉम पीएसईबी को चाहिए था, जब इतनी भारी मतलब प्रॉब्लम आ रही थी पीछे भी, कि जी। परचेज के ऊपर व्हाइट पेपर इशू होना बहुत जरूरी था। और उनको ये भी पता था कि वो पीएससीबी ने जो व्हाइट पेपर बना के भेजा सरकार को, उसमें असलियत सारी बताई गई। पर सरकार ने ये देखा कि अगर ये पेपर पब्लिक हो जाता है तो कई पॉलिटिशियंस के और कई ब्यूरोक्रेट्स के पर्दे उठ जाएंगे। जी। इसलिए आज तक इतनी मुसीबत आने के बावजूद भी, कैप्टन अमरिंदर सिंह के बार बार बयान देने के बावजूद भी व्हाइट पेपर नहीं जारी हुआ। सो सबसे बड़ा यही है कि इतना भारी संकट हुआ, इतना फाइनेंशियल लॉस हुआ पीएससीबी को, पर जी। जब उसके लिए व्हाइट पेपर आज तक इशू करने के लिए ਜੇ ਸਰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 4.5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਵਾਂਗੂ ਆਈਏਐਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਆਈਏਐਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ? ये बात सही है कि ओनली द इंजीनियर्स इस चीज जी। को समझ कि डिपार्टमेंट का लॉन्ग टर्म इकोनॉमी किसमें है, एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे मीट करना है, डिपार्टमेंट का फायदा है, नुकसान कहाँ है। बाकी अगर अगर कोई पॉलिटिशियन कहे भाई मैंने तो फलाने बिजनेसमैन से सौदा करना है और पीपीए उस हिसाब से बनाया जाए, तो फिर सारी मतलब है नजरिया बदल जाता है। तो मेरे हिसाब से मैं आई कैन से विद गारंटी, अगर उस टाइम कॉम्पिटेंट टेक्नोक्रेट होते तो ऐसे घटिया
और हार्मफुल पीपीएस ना किए जाते और उसी भुगत रहे हैं। इवन नाउ मतलब वी फील कि इंजीनियर्स को साइडलाइन करके ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में बागडोर दी जा रही है और ये मैं समझता हूँ इट इज अ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। अगर इतना भारी नुकसान हुआ है पावरकॉम को बाय पेइंग द कैपेसिटी चार्जेस, तो वो चीज पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए क्योंकि इसमें पब्लिक फंड्स का लॉस हुआ है। मैंने पर्सनली इन माय कैपेसिटी आरटीआई एप्लीकेशन डाली थी पावर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कि जो व्हाइट पेपर बना के भेजा गया था पीएससीबी से उसकी कॉपी हमें दी जाए और पानी से साफ मना करके कि हमारे पास तो व्हाइट पेपर आया ही नहीं। असलियत है व्हाइट पेपर इनके पास आया पड़ा है, उसको दबा के बैठे हैं क्योंकि उसको मतलब अगर खोलेंगे तो कई पर्दे मतलब चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। जी। तो मैं एक एग्जांपल और दूं, शायद इवन कॉमन लेमैन कैन अंडरस्टैंड। गुजरात स्टेट एक ऐसा है जहां प्रॉपर टेक्निकल ओरिएंटेशन और स्टेट के हक में फैसले लिए जाते हैं। उधर इन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी जिसमें पीपीएस को गवर्न किया जाता था। उस पॉलिसी में एक फ्रेज है राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज, जो गुजरात की पॉलिसी में था पंजाब में नहीं रखा गया क्योंकि उसमें मतलब है जनरेटर को अनड्यू फायदा नहीं दे सकते थे। राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल ये है बड़े मोटे तौर से 1 अप्रैल को पीएससीबी जनरेटर को कहेगा कि अगले 12 महीने मैंने तेरे से इतनी 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 बिजली लेनी है, मैं उतनी बाकी जो है कैपेसिटी तू जहां मर्जी बेच वो तेरी है। तो उसमें ये मुझे रिक्वायरमेंट के हिसाब में बिजली मिल जाती और वो जो उसकी कैपेसिटी बच जाती वो उससे जितनी मर्जी जहां मर्जी बिजली बेच सकता था। और पंजाब का को पता है जून से लेकर सितंबर तक पैडी सीजन है, तो मेरे हिसाब हाँ पैडी सीजन है, तो उस हिसाब से दैट ये फीचर होना चाहिए था कि जून से सितंबर मैं तेरे से पूरी बिजली लूंगा, बाकी 8 महीने तो जहां मर्जी बेच, ये तेरी, ये कैपेसिटी तेरी है। उसमें दोनों पासों का मतलब है इंटरेस्ट सेफ गार्ड होते हैं। मुझे बिजली मिल जाती है जब मुझे चाहिए और उसकी मैं पेमेंट करूंगा और बाकी 8 महीने वो उस कैपेसिटी से जहां मर्जी जिस मर्जी रेट पर बेचे, ये उसकी आउटकम है। पर ऐसे लॉजिकल फीचर्स थे वो नहीं रखे गए और उसका आज ये रिजल्ट हो रहा है। और एक चीज ਸਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਟੈਪਸ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। हल ये है मेरे हिसाब से दैट पंजाब गवर्नमेंट शुड इशू रिवाइज्ड पॉलिसी, एक रिवाइज्ड पावर पॉलिसी इशू करें जिसमें अंदर ये पावर परचेज एग्रीमेंट्स को रीओपन किया जाए। 2010 में पंजाब सरकार ने पावर जनरेशन पॉलिसी का डॉक्यूमेंट निकाला था और उस डॉक्यूमेंट में उन्होंने कहा था कि पंजाब में अगले सालों में बहुत भयानक पावर शॉर्टेज आएगी, इसलिए प्राइवेट वालों को करने के लिए ये सहूलत दी जाती है। तो ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਣ। हाँ रद्द ये पॉलिसी आए और पॉलिसी मेरे हिसाब से पावरकॉम और इवन रेगुलेटर को माननी पड़ेगी इस स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी। और इसमें कोई मेरे हिसाब से बुरी या बात नहीं है, जो राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल वाली है उससे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। हमें बिजली तब मिलेगी जब हमें जरूरत है। वो जो जनरेटर है वो बाकी पीरियड जहां मर्जी जेड़े मर्जी रेट 10 रुपए पे बेचे, हमें उससे कोई लेना देने ना, हमने उसकी पेमेंट करनी है। तो मेरे हिसाब से ये चीज होनी चाहिए। एक दो चीजें और मैं कहूंगा कि जिस पे लोगों को समझना चाहिए, आजकल जो माहौल बन रहा है इट इज जो बोलते हैं ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी का मतलब ये है कि जो टोटल कंट्री की रिक्वायरमेंट है ज्यादा से ज्यादा सोलर विंड और वो नॉन पोल्यूटिंग एनर्जी सोर्सेज से लें और थर्मल से बिजली कम लें।
तो उस हिसाब से क्या किया उन्होंने, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने वेरी हैवी टारगेट्स ऑफ ग्रीन पावर थ्रू आउट द कंट्री मतलब ऐलान कर दिया। और जी फिर हर कहा जाता है कि तुमने अपने हिस्से की ग्रीन एनर्जी लेनी है और ना लोगे तो तुम्हें उसके पैसे देने पड़ेंगे। तो उस ग्रीन एनर्जी पॉलिसी के हिसाब से भी ये पीपीएस रीओपन किए जा सकते हैं कि ये तब साइन किए थे जब ये ग्रीन एनर्जी पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नहीं थी। अब जब सरकार मजबूर कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर एक स्टेट अपने ग्रीन एनर्जी का हिस्सा ले, तो फिर उसका एक ही तरीका है कि जो थर्मल वाला है उनका हिस्सा घटाना पड़ेगा। तो अदरवाइज ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से भी ये बहुत बेनिफिशियल है कि हम जितनी ग्रीन एनर्जी ले सकें और जितनी थर्मल वाली जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको हम जितनी कम कर सकें उतना ही फायदा है। तो इसमें दोनों पास से फायदा होगा। और सिर्फ एक फिगर मैं बता दूं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द इंटरनेशनल लेवल उसने कहा था 175 गीगावाट, 175,000 मेगावाट इज हमारा शेयर है ग्रीन पावर का। और अब रिसेंटली 175 का बढ़ा के 450 गीगावाट। ये हम लोग इंजीनियर्स मतलब वी कैन एक्सप्लेन बेटर कि 450 गीगावाट का 2030 तक इन्होंने टारगेट रखा है। तो उसके हिसाब से भी और कोई तरीका नहीं, थर्मल वाले टारगेट को रिड्यूस करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि हमें वो भी और ये भी नहीं, ये नहीं हो सकेगा ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ ਪੀਐਸਸੀਬੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਟੈप्स ਲਏ ਜਾਣ प्रॉफिट पे अगेन मैं समझता हूँ अगर सरकार चाहे तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को प्रॉफिट में लाया जा सकता है। जी दो बड़े कदम है जो सारे लोग समझेंगे। नंबर वन, जो भी सब्सिडी बनती है वो सब्सिडी शुड बी पेड बाय द गवर्नमेंट टू द डिस्कॉम एवरी मंथ, हर जी महीने होनी चाहिए। और जी सेकेंडली, जो चोरी रोकने का काम है जी वो सरकार की पॉलिसी और सरकार की सपोर्ट के बिना बहुत जी मुश्किल है करना। तो जहां घाटे में जाते हो, ये प्रॉब्लम्स हो, तो लाजमी है चोरी रोकना तो पहला काम है। और वो जी तभी जब पॉलिटिकल पेट्रोनेज नहीं होगी एंड जी गवर्नमेंट सपोर्ट्स द एक्शंस टू कर्ब थेफ्ट। थेफ्ट एक लग्जरी है जो किसी भी हालत में किसी भी कंडीशन में जस्टिफाई नहीं हो सकती। और मैं समझता हूँ कि सरकार अगर कुछ करना चाहती है तो कम से कम ये थेफ्ट रोकने में इलेक्ट्रिसिटी वालों की हेल्प करे। जी जी ਸਰ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू, थैंक यू। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਈਏਐਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।